अच्छा, इससे पहले हम सिलसिले को आगे जारी रखें, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर जिंदगी आपको एक बार फिर मिल जाए और दोबारा आपको नए सिरे से करियर स्टार्ट करना हो तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? मैंने आपको बताया ना कि पसंद तो मैंने यही किया था कि मैं फौज में जाऊं। अच्छा। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मंजूर नहीं था फौज में जाना। तो मेरी फिर भी प्रायोरिटी तो फौज की होगी। यानी परवेज मुशर्रफ का दौर देखने के बाद इंसान को अपनी वहां पे एक मौका होता है कि अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है अपने फर्ज की अदायगी में। देखिए, हर आदमी किसी न किसी इंस्पायर होता है। आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि आपने बड़े भाई से इंस्पायर थे। जी बिल्कुल, मैं बड़े भाई से इंस्पायर था। और ये कि वो फौज में भी गए जी, और वो वकालत का पेशा इख्तियार किया जी, और माशाल्लाह काफी किया, तो यकीनन और वो जज एडवोकेट भी रहे। तो आप मुझे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो बचपन में छोटे में जब थे तो जो बंदा था वो आज भी वही है ये। लेकिन ये मैं बताऊं कि फौज में जाने का मेरा इरादा बड़े भाई के फौज में जाने के बाद ही हुआ, क्योंकि जब भाई सेलेक्ट हो गए आर्मी में तो मैं उस वक्त इंटरमीडिएट में था। और तो मैंने कहा कि मैं भी एक अटेम्प्ट करता हूँ, और मेरी अटेम्प्ट कामयाब नहीं रही। लेकिन वो भाई की जिंदगी ऑफ कोर्स मेरे सामने, फिर वो फौजी कल्चर और फौजी माहौल और फिर फौज के बारे में मुख्तलिफ चीजें सुनना, तो उन चीजों ने बड़ा इंस्पायर किया और वो अभी तक इंस्पायरेशन है। अब भी मैं कभी भाई के साथ बैठता हूँ तो उनकी फौजी जिंदगी के बारे में बातें सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़ी मेरा भतीजा माशाल्लाह फौज में जी कर्नल है और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है। तो ये सारी चीजें, मेरे और रिश्तेदार भी फौज में गए, लेकिन उनसे जाहिर है इंस्पायरेशन नहीं हो सकती थी जो मेरे अपने भाई से इंस्पायरेशन थी। तो ये तो बात हुई। अच्छा, कभी जिंदगी में ऐसा भी लम्हा आया आपको पिछले, जब आपने वकालत शुरू की, जब जजी में गए, अच्छे भी लोग मिले और वो भी मिले जो एरोगेंट थे, वो भी मिले जिन्होंने आपको करियर बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, कभी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा भी आएगा आपने कहा यार मैं कहाँ आ गया भाई, मैं अच्छा खासा कुछ और काम कर लेता, मैं शेरवानी मोटर में बैठा रहता कि 2 ब्रांच और खोल लेता, ये जजी क्यों करने बैठ गए? कभी जिंदगी में ऐसा कोई आया अदालत के? नहीं, ऐसा तो खैर कभी नहीं आया, क्योंकि माशाल्लाह मैंने अपने काम से मोहब्बत की और अपने काम को इस तरीके से किया जिस तरीके से अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी डाली होती है। लेकिन ये हुआ एक दफा, मैं आपको बताऊं कि मुझे एक जज के मुकाबले में किसी क्लर्क का किरदार बहुत इंस्पायर किया। मकसद ये कि मैं एक दफा, मुझे याद है कि मैं सिविल जज था यहाँ पे कराची में, और मेरे खिलाफ एक कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल हो गई एक वकील साहब ने जी कि एफआईआर वाला टिकवा दी जाती नहीं। अच्छा। ये शुरू की बात है। एक केस में मैं कहता था कि इस केस को चलाए आप, वकील चलाना नहीं चाहते थे। उन्होंने मेरे खिलाफ ट्रांसफर एप्लीकेशन में केस में स्टे ले लिया, वो स्टे मुझ तक पहुंचा नहीं। फिर दूसरी तारीख पे मैंने कहा नहीं आप केस चलाएं, और मैंने उनकी एक एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। उसके खिलाफ वो कोर्ट में गए और चीफ जस्टिस की कोर्ट में गए और मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट का, उन्होंने चीफ जस्टिस ने मुझे बुला लिया और चीफ जस्टिस काफी नाराज थे उस वक्त, और ऐसा लगता था कि शायद मेरे सर्विस का आखिरी दिन है। उस पे वकील साहब ने मुझे कहा कि भाई अगर आप मुझसे माफी मांग लें, क्या बात है, तो मैं आपको जो है अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर दूं। मैंने कहा देखो मैं अगर गलत करता तो जरूर माफी मांग लेता, मैंने मेरा जो भी काम है वो बोनाफाइड है, गुड फेथ में है, मैं आपसे माफी उस वक्त मांगूंगा जब मैं अपनी जजी छोड़ दूंगा। खैर वो केस की हेयरिंग हुई और मेरा स्टाफ का एक क्लर्क आजम नाम था, उसने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। अच्छा। और उन्होंने कहा साहब ये ऑर्डर जो आया था हमने जज साहब को दिए ही नहीं था। हाँ। उसने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके उस केस को वहां खत्म कराया। तो मैं जब बाहर निकला तो मुझे उस क्लर्क का बिहेवियर, कंडक्ट उस चीफ जस्टिस से बहुत बड़ा लगा। क्या बात है। तो ये होता है जिंदगी में कि इंसान की पोजीशन जो है वो इंसान को भी होता है ना, ये कि जब आप किसी का ख्याल करते हैं तो जवाब में वो भी आपका ख्याल है। नहीं, रेसिप्रोकल तो होता है, लेकिन इंसान जिस चीज पे बैठा हुआ है उस सीट की वकार का भी ख्याल करे ना। एक चीफ जस्टिस है और चीफ जस्टिस को अंदाजा है कि ये मेरा जज है, ईमानदार जज है, और इससे कोई गलती अगर हो सकती है तो मैं उसको इस तरीके से ह्यूमिलेट ना करूं वकील के सामने, और इसको मैं सपोर्ट करूं। जैसे मैंने अभी कहा कि जो बड़े अफसर होते हैं वो अपने छोटे अफसरों का ख्याल करते हैं, गलतियों का भी ख्याल करते हैं, और दूसरे के सामने ह्यूमिलेट नहीं। वो मुझे अकेले में बुला के डांट सकते थे
मुझे मेरी सर्जनिश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो पहले ओपन कोर्ट में केस चलाया मुझे खड़ा करके, उसके बाद मुझे चैम्बर में बुला के, और उन्होंने कहा कि तुम ईमानदार हो तो इसका मकसद ये है कि तुम सारे गलत काम कर सकते हो। मतलब बहुत ही सख्त नाराज थे, और फिर उस क्लर्क को उन्होंने सस्पेंड कर दिया और कहा कि भाई इसके खिलाफ इंक्वायरी की जाए, और इंक्वायरी भेज दी एक ऐसे जज के पास, एडिशनल जज के पास, जो ऑलरेडी मुझसे प्रेजुडिस था, और उसने वो मुझे, मेरा तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसका प्रमोशन मार दिया उस क्लर्क का। तो मतलब बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि छोटे छोटे सब नौकरी पे लोग आपके लिए एक बड़ा सहारा बन जाते हैं और अपनी कुर्बानी देके आपको बचा लेते हैं। तो ये हुआ कि मतलब मैं इंस्पायर एक क्लर्क से ज्यादा हुआ बनिस्बत चीफ जस्टिस से। ये बात है, और आपने बड़ी प्यारी बात की कि भाई अकेले में हो तो इतना मसला नहीं है। यकीन करें कि मुझे लाइफ में ऐसे अवसर मिले कि बहुत ही क्रिटिकल आवर में, जब मैं समझ था कि साहब वो शायद मेरी नौकरी का आखिरी दिन हो गई है, गलतियां होती है, तो उनकी मैंने अजीब चीज देखी कि कमरा बंद करके तो वो पूरा तबीयत साफ कर देते थे, शॉपिंग ये वो लेना था, लेकिन सबके सामने अपनी बड़ी तारीफें करते थे। जी बिल्कुल, यही एक तरीका होता है अपने सबऑर्डिनेट के दिल में मोहब्बत पैदा करने का। तो इसलिए जब वो कमरा बंद करके मेरी क्लास लेते थे तो मुझे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये सबके सामने जो है ये बड़े भी हैं और सबके सामने मेरी तारीफ करते हैं, सबके सामने भी जलील नहीं करते। बिल्कुल। तो ये मैं खाली छोटी छोटी बातें जो लोगों को सीखनी चाहिए कि बड़ा होना ये नहीं कि आप दूसरों के सामने छोटों की बेइज्जती करें। ये बात नासिर हसन जाहिद साहब में थी। अच्छा, मैं आपको बताऊं ना, जब नासिर हसन जाहिद साहब चीफ जस्टिस थे और मैं एडिशनल रजिस्ट्रार था, तो अब हम अपनी आदत के तहत काम कर रहे थे, लोगों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे थे, लोग कुछ नाराज भी थे। तो एक मेरे खिलाफ दरखास्त हुई, और दरखास्त जो है वो उसकी कॉपियां गवर्नर, प्रेसिडेंट, कोर कमांडर, हाई कोर्ट के सारे जजेस, और उसमें ये लिखा था, सदर रेगन को नहीं गई, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये शेरवानी साहब यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ये एमक्यूएम के आदमी हैं, एमक्यूएम की जीप में असला सप्लाई करते हैं, जजों से रिश्वत लेते हैं, और नासिर हसन जाहिद साहब की कुर्बत का सहारा लेके उनको रिश्वत पहुंचाते हैं और रिश्वत लेते हैं, और वगैरह वगैरह, मतलब सारी कुछ खराबियां। वैसे बात तो पुरानी होगी काफी, मैं किसी को बताऊंगा नहीं है क्या ऐसा सही था। ये तो उससे पूछा जाएगा, मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि सच था, लेकिन ये कि वो खैर वो दरखास्त मेरे पास भी कॉपी आई। तो चीफ जस्टिस साहब नासिर जाहिद साहब थे, तो उन्होंने, उनके पीएस ने मुझे फोन किया कि शेरवानी साहब एक दरखास्त आई है चीफ जस्टिस के नाम, और ये उसमें लिखा हुआ है, तो आपका क्या ख्याल है, मैं चीफ जस्टिस साहब को पेश कर दूं? तो मैंने कहा मुझे पता नहीं है कि इस किस्म की दरखास्तों को आप किस तरह डिस्पोजल करते हैं। तो उन्होंने कहा हम तो चीफ जस्टिस के सामने रखते हैं। तो मैंने कहा आप रखे। अच्छा, वो उन्होंने रखी होगी, उसके बाद वो बात आई गई हो गई 15 दिन 20 दिन। एकदम मैं उनके साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें सर, जो काम करते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं, लोग कुछ दरखास्तें देते हैं, वो ये बात सुननी थी कि वो मेरे ऊपर नाराज हो गए। कहने क्या आपका क्या मकसद है कि आप काम करना छोड़ देंगे अगर आपके खिलाफ दरखास्त होगी, और आप मुझे उस एप्लीकेशन का बता रहे जो आई थी आपके खिलाफ, वो एप्लीकेशन मैंने डस्टबिन में फेंक दी, तो आपने मुझे क्यों इस पेशेंट का जिक्र किया? तो बड़े लोगों में बड़ी बातें होती हैं। एक आपको मालूम है उनका नाम मौलाना कोसिन जी, यूं अदरवाइज वो उनका जो अखबार था कौसर अखबार, जो कार्टून थे मौलाना के खिलाफ ही है, तो उनका तासुर बारे मेरा तासुर ज्यादा अच्छा नहीं है, जितना वो पोलिटिसाइज किया चीजों को, जितना उन्होंने मौलाना का जो घटिया कंपेन चलाई, तो सच्ची बात है उनके बारे में मेरा कोई तासुर अच्छा नहीं है। मेरे वाले मरहूम बताने लगे कि एक बार ऐसा हुआ कि इस्लामिक इंस्टीट्यूट के अंदर था, तो वहाँ के जो डिपार्टमेंटल हेड थे उनके खिलाफ ऐसी ही कंप्लेंट का सिलसिला शुरू हुआ। तो एक दिन वो आ गए और उन्होंने उनको बुला लिया अपने पास, और बैठा लिया अपने सामने। ये कल उनके सामने सारी कंप्लेंट्स का वो जो शिकायतें थी सारे वो ढेर लगा हुआ था। तो वो एक एक करके उठाते आ रहे थे, पढ़ते थे, फिर उससे सवाल करते थे, जवाब लेते थे, और कहीं मैं आपको बताने लगा बुकों कि मेरे पास हर चीज का जवाब मौजूद था और मैंने हर सवाल का जवाब दे दिया था। कहीं एक पर्ची उन्होंने उठाई, मेरी तरफ गौर से देखा और उसको गोली बना के कोने फेंकने लगी, और फिर अगले सवाल पे आ गए। तो कह लीजिए भाड़ा खत्म हो गया तो एक एक्साइटमेंट तो होती है कि जिन्होंने गोली बना के फेंकी थी। तो मैंने कहा आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने जाके उठाया उसको,
तो उस पर एक वाहिद सवाल ऐसा था जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। और सवाल ये था कि इन्होंने जॉब में रहते हुए अपने बेटे को यहाँ नौकरी दिलाई। तो अब मौलाना कौसैदी का बड़ापन था जी कि ये गवर्नमेंट सेक्टर कर दिया, तब इसको मैं क्या झंडे में जाऊँ। तो पहले हर सवाल किए उन्होंने, ये सवाल किया ये बात सही थी, मैंने बेटे को सही बात है, वहाँ उन्होंने शर्मिंदा नहीं किया। हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप दूसरों के सामने लोगों को नोटिस लें, बिल्कुल तहकीकात करें और ये इस तरीके से शर्मिंदा न करें किसी को। तो इस लिहाज से नासिर हसन जाहिद साहब का जो किरदार था वो बहुत बड़े लोगों की बड़ी बात थी, एक लीजेंड है दौर की जिंदगी थे। और हमेशा जहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट और ऑनेस्ट अपॉइंटमेंट का अब भी नाम चलता है तो उसमें नासिर हसन जाहिद साहब जी, इसमें कुछ बहुत अच्छे कीजिए। फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब का नाम बड़ा, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया पुलिस सर्विस कमीशन ने, उनकी ईमानदारी और उनकी केस के डिस्पोजल की। फिर मेरे कुलीग जजेस कुलीग इस लिहाज से कि जो मुझसे सीनियर भी थे, ब्रदर जजेस, वो मेरे साथ प्यार भी बहुत करते थे, मुझे अपने करीब भी लाते थे। मतलब राइट फ्रॉम इकबाल रिजवी साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे, डेथ हो गई उनकी, वो मुझसे बहुत सीनियर थे लेकिन हमेशा मुझे बहुत अपने करीब रखा। इवन जस्टिस नईमुद्दीन साहब चीफ जस्टिस थे, वो बड़ी मोहब्बत करते थे। और फिर मेरे एक और सीनियर कुलीग जज जस्टिस रब्बानी साहब, उन्होंने हमेशा अपने आप को मेरे साथ ही रखा और बड़ी कुर्बत, बड़ी मोहब्बत। मुजीबुल्लाह सिद्दीकी साहब बड़े ग्रामी हैं, उन्होंने मेरे साथ बहुत मोहब्बत का सबूत दिया, हमेशा मेरे ऊपर हमेशा उन्होंने अपनी सपोर्ट का हाथ रखा मेरे साथ। वो मैं खैरपुर में सिविल जज था, वो गवर्नमेंट में सीनियर सिविल जज थे, तो तकरीबन 40 साल से मेरा उनका साथ है। आज भी वो मेरे साथ इसी तरह मोहब्बत करते हैं। इकराम हुसैन जाफरी साहब, जिनका मैंने अभी आपको बताया था शायद कि जिन पुलिस उनको पकड़ के ले गई, बस में सफर कर रहे थे, तो नहीं, ये किस्सा दोबारा सुनाए, मैं देखो पता नहीं वो ऑन द रिकॉर्ड था, ऑफ द रिकॉर्ड था, नहीं ऑन द रिकॉर्ड ही मेरा ख्याल था। वो ये था कि मैं आपको दोबारा सुना देता हूँ कि वो इकराम जाफरी साहब हमेशा मेरे साथ ट्रेवल करते थे मेरी गाड़ी में। तो एक दफा इलेक्शन की ड्यूटी थी, मुझे देर तक बैठना था, उनको जल्दी थी, तो वो बस में चले गए जी। और बस में जब बस जो है वो इधर प्लाजा सिनेमा के पास पहुंची, बस नहीं बल्कि वो मिनी वैगन जो होती थी, तो वो ड्राइवर ने पिछली गाड़ी के इंतजार में खड़ी रखते हैं ना, तो वो गर्मी थी 2 बजे, उन्होंने कहीं कह दिया ड्राइवर से कि भाई क्यों तुम गर्मी में ख्वार कर रहे हो पैसेंजर को, तुम आगे चलो। शायद उनका बात में कुछ सख्ती हो तो ड्राइवर साहब कह लेंगे भाई तुम कौन होते हो, अगर तुम्हें ऐसी शौक है टैक्सी से जाओ और मैं तो इंतजार करूंगा। तो उसमें थोड़ी सी कुछ मुकालमेबाजी हुई होगी, तो वो इतनी देर में पुलिस वाला आ गया। तो पुलिस वाले से उन्होंने कहा भाई इसको ड्राइवर को कहो कि बदतमीजी कर रहे हैं और ये गाड़ी नहीं चला रहा है। उन्होंने कहा भाई तुम कौन हो? उन्होंने कहा मैं जज हूँ। ओ कह लेंगे तब तुम जाली जज भी बनने लगे। अरे जज कभी बस में सफर करता है? बात तो सही है। जज तो फला को देखो, फला उसने 3-4 नाम बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले जजों के नाम लिए, जज तो वो है, तुम कहां से जज हो गए? तुम जाली जज हो, चलो मेरे साथ थाने में। और उनको वो भी शरीफ आदमी बेचारे अपने साथ वो उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ के चले गए और थाने में जाके जब एसएचओ ने देखा तो वो उसने भी थोड़ी सी गर्मा गर्मी की, लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं मुझे तुम अपने आईजी से बात कराओ, तो फिर वो उसने कहा कि यार कुछ मामला सीरियस है, से बात कर फिर वो खैर उन्होंने कहा नहीं माफी तलाबी हुई, फिर उन्होंने मुझे फोन किया वहां से, फिर मैंने उनको सपोर्ट दी, वो फिर वो बाकी वो सिलसिला बड़ा है। लेकिन वो उस जमाने में गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट जज के पास भी नहीं होती जी बिल्कुल। तो मतलब ये है कि वो इस किस्म के जज थे, उनकी वजह से फिर गाड़ियां आ गई सब जजों के पास, उन्होंने कुर्बानी दी अपनी। लेकिन वाकई ये एक बात है कि आजकल जो है किसी का समाजी मर्तबा इस बात से डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहता है। जी मतलब मुझे याद है इस्लामाबाद के अंदर ये इस्लामाबाद से पूछो किसी कहाँ रहते हैं तो पहले से ये पता था कि मेरा एंटाइटलमेंट जो है F टाइप का है जी, लेकिन बच्चों की स्कूलिंग का मसला है, लेकिन फला इलाका तो इलाके से इसके कमाई स्कूल के सामने थे, वो शर्माता है बताते हुए अपने इलाके का नाम। तो यह देखें यहाँ पे इन्हितात ऐसा हुआ है कि दौर था कि पीआईबी कॉलोनी में मुश्ताक टाइप के लोग रहते थे, बिहार कॉलोनी में मौलाना अब्दुल कुद्दूस टाइप के लोग रहते थे, और लोगों की इज्जत जो थी उनकी अपने इल्मी और उसके मर्तबे मकाम थी, इससे नहीं थी। हमारे मेरे बैच फेलो इमाम सुमरो साहब बहुत अच्छे जज, और
सुमरो जैकबाद के से ताल्लुक है, लेकिन मैं उनको कहता हूँ तुम्हारा ताल्लुक लखनऊ से होना चाहिए था। अच्छा। इतने नाजुक, इतने उनका अदबी शौक, और शेर आप उनसे सुने उर्दू के, मुझे तो उनके शेर जितने उनको याद है उसका मेरा खाली 1% भी याद नहीं है। तो मैं उनको कहता हूँ तुम लखनऊ के होते बजाय जैकबाद होने के। तो बहुत शफीक है। तो ये जिंदगी की मेले ऐसे ही होते हैं कि हाँ बात एक चेहरे पर कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। बात बड़े खोखले लोग हैं जो बड़े अपने आप को तुरंत खा समझते हैं, और बात बहुत ही मैंने देखा है कि वो जो कहते हैं ना कि जिस शाख पे फल होते हैं वही झुकी होती है, बहुत ही हम्बल लोग होते हैं। तो ये बताइए कि इतना सब गुजरा आपका, अभी तो इंशाल्लाह आपके फेलोजिस की बात भी होती रही साथ साथ। ये आपने माशाल्लाह पिछले कुछ समय जिक्र किया था कि सिस्टम को ठीक करने पे काफी कोशिश की थी, क्या कुछ मजीद हम बेहतरी इसमें ला सकते हैं? सिस्टम में सबसे पहले आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा सिस्टम को बेहतर करने के लिए। जब तक कि किसी की बीमारी के बारे में डॉक्टर को पता ना हो जी, तो इलाज नहीं हो सकता जी। लोगों को तो एहसास है उनको इस सिस्टम में खराबियों का, लेकिन जो सिस्टम में बेहतरी ला सकते उनको एहसास नहीं हो पा रहा। वो ये समझते हैं कि शायद डंडेबाजी से या शोर शराबा करने से हम अपने सिस्टम को दुरुस्त कर लेंगे। तो आप जब दूसरे इदारों के ऊपर तनकीद करते हैं तो सबसे ज्यादा तनकीद आप अपने इदारे पे करें। मेरा मकसद ये है कि जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो हुकूमत को भी मजबूर कर सकते हैं सिस्टम में बेहतरी लेके आए, उनको ये एहसास होना चाहिए कि हम क्या करें। हमें लोगों का हम पे एतमाद खत्म होता जा रहा है, हम लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर रहे। इंसाफ का मकसद ये नहीं होता कि आज आपका केस जो जिसका फैसला आज होना है आप 10 साल बाद करें। अगर आप 10 साल बाद फैसला वो करते हैं तो इंसाफ का मकसद ही खत्म हो गया। हाँ, मैं देखा कि टेक्नोलॉजी के यूं तो हमने बड़ा फायदा उठाया है, लेकिन अभी जितना फायदा जुडिशरी मिलना चाहिए उतना उठाया नहीं। मैं 2-3 सवाल मोटे मोटे करूंगा बल्कि, और मे बी आई एम रॉन्ग, कि बाहर के मुल्कों में ये होता है कि नॉर्मली जो किसी भी मुकदमे में 2 पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पॉइंट ऑफ फैक्ट और पॉइंट ऑफ लॉ। और नॉर्मली जजेस जो आपको रेस्ट्रिक्ट करते हैं पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर, और पॉइंट ऑफ फैक्ट अगर मैं गलती बनी तो वो जुडिशरी तय करती है। इस किस्म के अगर हमारे यहाँ हो कुछ सीनियर जज की, सीनियर लॉयर की, वहां से होता है जो कसाई भी बन जाएगा, जूरी बन जाएगी, क्योंकि फैक्ट जजमेंट करना कैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ अदालतों पर से बोझ कमी है जज अदालत के पर। देखिए, अदालतों में बोझ कम करने का जिसे आप बता रहे हैं उसमें एक तरीका बहुत जरूरी है जो दुनिया भर की अदालतों में जो आजमाया हुआ है, जो मैंने शायद पहले भी आपसे जिक्र किया, ADR, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखिए, दुनिया में सिंगापुर की अदालत है, सिंगापुर की जुडिशरी नंबर 1 जुडिशरी इन द वर्ल्ड। वो क्यों है? उसके पास भी एक जमाने में बहुत बैकलॉग होता था, वहां पर भी इंसाफ में बहुत डिले होता था। उन्होंने जब ADR को कॉमन किया और लोग अपने केस का फैसला कोर्ट के मुकाबले में अपना प्राइवेट ऑल्टरनेटिव तरीके से कराने पे तैयार हुए और सिस्टम में बेहतरी लेके आए, तो लोगों का मतलब कोर्ट पे एतमाद भी बढ़ा क्योंकि बैकलॉग खत्म हो गया। जब बैकलॉग खत्म हो जाता है तो सिर्फ वही केसेस चलते हैं कि जो वाकई जिसमें जजमेंट की जरूरत है। वरना लोग तो अपने केस के फैसले को ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी जल्द अज जल्द ऐसा फैसला हो जाए जो हमारे लिए भी कारामद हो और दूसरे को भी कारामद हो। लेकिन ये कि हमारे यहाँ अभी तक ADR को इस तरीके से नहीं अपनाया गया जैसे अपनाना चाहिए। या तो ये कि लोगों का हमारा एक टेंडेंसी है कि अगर मेरी मर्जी का फैसला आएगा तो मुझे काबिल कबूल है। ADR में बात ही नहीं है, ADR में आपको पहले से सबमिट करना पड़ता है, जो भी सालिस ने कह दिया आप मान लेंगे। अच्छा, मैं एक डिफरेंट वो तो ADR अपनी पे है ही, उस पर काफी तफसीली बात भी हो चुकी है, और लेकिन ये कि लोग इसको पसंद तो करते हैं मगर इसको अपनाना नहीं चाहते हैं बड़ी रीजन। मैं ये बात कर रहा था, ये कहते हैं कि मेरा भी कोर्ट कचहरी काफी जाना हुआ कि मान लो अगर सुबह तो अपना वही कि इतना लंबा पड़ा हुआ फाइल होगा, वो कॉल कर रहे हैं बस के भी, किसी ने कहा कि वो ऑन इज लाइक, किसी ने कहा कि वो दूसरे हाल में, और एडजन 2 या 3 किसी को फिर आके साइड में करते हैं कि भाई टी के बाद या इसका वो करेंगे। अब उसमें कई घंटे जैसा भी लग जाते हैं कि वो एक वकील एक गवाह की गवाही दे रहे हैं और जज साहब उसकी जरा कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, वो रिपीट, लेकिन जज का वेरी टाइम लग रहा है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो है कि गवाह की गवाही अगर किसी मोजिज बार के मेंबर के सामने हो
और आजकल तो हर चीज तो वीडियो टेप भी रहती है लिहाज से, हर चीज तो व्हाट्सएप भी रहती है लिहाज से। तो क्या हम जजेस का टाइम बचा नहीं सकते हैं कि जो इस किस्म की जो होती है कि अगर वो सारा एक प्रिपेयर होकर उनके पास आ जाए कि भाई फला की मौजूदगी में गवाह पेश हुआ, शाम को घर पे पेश हो गया, मसला क्या है, किसी जगह पेश होगा, गवाही देंगे नहीं है, और उसने हलफ ले लिया और उसने दिया और ये इसका नैरेटिव है, ये इसका वीडियो है, तो क्या हमारे जजेस का टाइम बचेगा नहीं? देखिए टाइम तो बचेगा, लेकिन वो टाइम कहाँ इस्तेमाल होगा वो एक अलग बात, ठीक है। ये एक बहुत गलत कंसेप्ट है जो कानून के भी खिलाफ है। जी जी। कि आप गवाही के लिए अपने केस को किसी वकीलों के पास भेज दे कमीशन बना के जी, और वो गवाहों की एविडेंस रिकॉर्ड करके उनकी गवाही रिकॉर्ड करके वो फिर कोर्ट के सामने भेज दें और कोर्ट उस पर फैसला दे। डेमिनर ऑफ द विटनेस जो होता है ना, जी जी, वो एक बहुत अहम चीज होती है। जो जज अंदाजा लगाता है कि ये गवाह कितना झूठ बोल रहा है और कितना सच बोल रहा है, वो डेमिनर ऑफ द विटनेस ही अंदाजा होता है। अगर जज के सामने डेमिनर नहीं है तो जज उसकी सच्चाई तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए ये होता है कि जब आप कमीशन में अपने गवाहों को बयान करा देते हैं और जज के पास वो जब गवाही आती है तो उसको उस वकील उस गवाह के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। अच्छा, प्लस ये कि ये कोर्ट का जज का लीगल राइट है कि अगर वो केस को और समझने के लिए और केस की सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए वो खुद भी गवाह से क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, जबकि कमीशन में कमिश्नर को यह इख्तियार हासिल नहीं है। तो हम जब गवाही लेते हैं एज ए जज तो हम उस तह तक पहुंच जाते हैं और बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। अच्छा, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मेरे जहन में एक पार्शियल सी चीज ही है कि लेट्स से कि अगर वो पहला जो मरला होता है लंबे चौड़े केस को, जिसमें वो इश्यूज सारे एस्टेब्लिश हो जाए, और अगर मतलब जफर शेवानी साहब जैसे वो एक अच्छे वकील भी थे, आप एक अच्छे जज भी थे, ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही हम छोड़ दें अखबार वाले पे, धोबी पे, नाई पे। जो लीगल प्रोफेशन के सीनियर लोग हैं जिनका एक कैपेबिलिटी बनी से जज बनने की, अगर उससे कुछ बर्डन को शेयर कर लिया जाए कि सब चीजें, और उसके बाद जज का अपना राइटिंग का कार्य है कि जब उसके पास सारे इश्यूज बन के आ गए, अगर वो देखना चाहते हैं वीडियो से देख सकते हैं सारा ये, फिर अगर बनाना चाहते बुला लें, क्योंकि 20 लाख केसेस कैसे होता है। इसमें दो अलग अलग प्रोसीजर अवेलेबल है जो इस पर अमल हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिविल कोर्ट का एक अलग प्रोसीजर है जी, और हाई कोर्ट का अलग। तो सही है, ठीक है। हाई कोर्ट में केस एविडेंस के स्टेज से पहले, इश्यूज के सेटलमेंट से पहले एडिशनल रजिस्ट्रार के पास लगता है। जी जी बिल्कुल। वहीं पर प्लेन फाइल होती है, वहीं पर रिटन स्टेटमेंट आता है, और वहीं पर और जो जिम्नी कार्रवाइयां होती हैं वो वहीं पर होती हैं। सर्विस से रिलेटेड अगर कोई ऑर्डर कराना है तो वो एडिशनल रजिस्ट्रार के पास होता है। हाँ। और इश्यूज के सेटलमेंट के लिए कोर्ट में आता है। ये तो हाई कोर्ट का प्रोसीजर है। हाँ, मतलब अगर कोई बहुत किसी ने ब्लंडर मारा होगा तो रजिस्ट्रार भी से पिटीशन वापस कर देगा। अगर मेंटेनेबल नहीं है तो उसको ऑब्जेक्शन लगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में वो सारे काम जज को करने पड़ते हैं। और सिविल प्रोसीजर कोर्ट में हर एक चीज के लिए एक तरीकेकार मुकर्रर किया हुआ है। हमारे यहाँ जो मसाइल है वो ये है कि प्रॉपर उसका मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। मसलन ये क्या, सिविल प्रोसीजर कोर्ट में लिखा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा रिटन स्टेटमेंट 30 दिन में फाइल होना है। अब अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो 30 दिन में रिटन स्टेटमेंट आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें और सालों लग जाए रिटन स्टेटमेंट आने में, तो उसमें तो जज की कमजोरी है या वकीलों की कमजोरी है ना। तो मैं इसलिए कहता हूं कि जो केस फ्लो मैनेजमेंट है, अगर वो हमारे यहाँ आ जाए, एडीआर आ जाए और केस फ्लो मैनेजमेंट आ जाए, तो हमारी जुडिशियरी, मैं कहता हूँ किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की जुडिशियरी इसके बराबर आ सकती है। सिर्फ दो चीजें, और दोनों चीजें हमारे यहाँ नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम पूरा बिल्कुल मतलब बैकलॉग से नकारा हो गया। अच्छा, जजों भी प्रेशर होते होंगे ना इसी लिहाज से कि भाई एलिवेट करना है, कंफर्म करना है, प्रमोशन जी, प्रमोशन हर लिहाज से जी। थोड़ी सी अंदर की बात भी शेयर कर लें। क्या जजेस को कोई एक ऐसा कोई स्कोर कार्ड वहां दिया था कि भाई ये आपका इस साल का स्कोर कार्ड है, और जब आप ब्राजील में बैठेंगे तो आप बताएं कि आपने कितने टारगेट्स अचीव किए डिस्पोजल में से, या सिर्फ हियर से बेसिस पे बनाए? हमारे पूरा एक सिस्टम है, और वही सिस्टम है सबऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए अलग है और हाई कोर्ट के लिए। हाई कोर्ट में तो आर्टिकल 209 के तहत एक जुडिशियल
वो है कि वो उसको केस को सुनती है अगर कोई उसकी कंप्लेंट है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चूंकि वो सिविल सर्वेंट है तो सिविल सर्वेंट डिसिप्लिनरी रूल्स अप्लाई होते हैं। तो उसके तहत अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो एक प्रॉपर प्रोसीजर है इंक्वायरी का, उसके तहत का इंक्वायरी का एक्शन होता है। प्रमोशन के लिए भी एवोल्यूशन रिपोर्ट होती है जो डिस्ट्रिक्ट जज इनिशिएट करता है और फिर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस को काउंटर साइन करता है। और जब प्रमोशन होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी उन रिपोर्ट की रोशनी में जो आती है रिपोर्टें उसके मुताबिक सीनियरिटी कम फिटनेस पे प्रमोशन होता है। लेकिन एक छोटी सी चीज जो अब हो गई है वो ये हो गई है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस ने एसीआर सही लिखना छोड़ दिया। एसीआर लिखने में या तो बाइस होने का सबूत देते हैं या डर और खौफ होने का सबूत देते हैं। और बाद औक़ात खराब लोगों की अच्छी एसीआर लिख दी जाती है और अच्छे लोगों की खराब एसीआर लिख दी जाती है। अच्छा, चीफ जस्टिस तो हर एक को नहीं जानता, तो लिहाजा वो डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर भरोसा करते हुए उसको काउंटर साइन कर देता है। मतलब वो हियरसे की बेसिस पे हो रही है उमूमन। अच्छा, या फिर वो अपने रिसोर्सेज से उसके बारे में रिपोर्ट लेता है उस जज के बारे में जिसकी खराब रिपोर्ट है। इसमें इस मौके के ऊपर कोई पेंडेंसी और डिस्पोजल के भी कोई नंबर्स जी उसके भी होते हैं। उसको भी एवोल्यूशन रिपोर्ट में है कि सारे साल में टारगेट अचीव किए नहीं किए, क्योंकि बेंचमार्क है। अच्छा, बेंचमार्क उस बेंचमार्क को उसने पूरा किया नहीं किया क्या। अच्छा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मैं आपको अब एक सुनाऊं, मैं रजिस्ट्रार था और रजिस्ट्रार की हैसियत से प्रमोशन कमेटी का इजलास होना था, तो उसके सारे पेपर्स रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी होती है कि वो सारे बनाए। तो जब प्रमोशन कमेटी बैठी तो एक जज साहब की रिपोर्ट खराब थी, उनका प्रमोशन नहीं हुआ। अच्छा, जब उन जज साहब को पता चला कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, सिविल जज ही थे, तो वो मेरे पास आए और मेरे पास आके वो बाकायदा आंसुओं से रोने लगे कि मेरा करियर का स्टार्ट है और मुझे प्रमोट नहीं किया, मेरी रेपुटेशन क्या खराब है, क्या बात है। तो मैंने उनकी एसीआर की रिपोर्ट मंगाई। मैंने कहा भाई आपकी एसीआर ठीक नहीं है, इस वजह से क्योंकि आपकी रिपोर्ट में एसीआर में लिखा है कि आप जो है अपने इलाके के वडेरों से मेल जोल रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि साहब ये रिपोर्ट फलां डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने दी थी और वो मेरे चैम्बर में आए थे, तो मेरे ससुराल वाले आके बैठे हुए थे, वो समझे वो वहां के वडेरे ही थे, तो वो समझे शायद कोई लिटिगेंट है, उन्होंने ये रिपोर्ट खराब कर दी। तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो आपका मैं रिव्यू करूंगा पूरा और आपको आपका हक मिलेगा। मैंने उन डिस्ट्रिक्ट जज साहब को फोन किया, मैंने कहा आपने फलां जज साहब को ये रिपोर्ट दी थी फला साल में, आपका क्या कहना है। उसका कहना ये है, उसने कहा नहीं वो सही कह रहे और मेरी गलतफहमी थी। तो उसको मैंने वो रिपोर्ट चीफ जस्टिस को दी और चीफ जस्टिस और दूसरे जजेस ने मेरी रिपोर्ट पे भरोसा करते हुए फौरन प्रमोशन कर दिया। तो बात औकात गलतफहमी की बुनियाद पे लोगों की तरह ऐसे नेगेटिव बात गवर्नमेंट सर्विस पे वो ऑफिशियली कन्वे किए जाते हैं और उसके बाद लिया जाता है नेगेटिव। बात औकात ये होता है कि वो प्रमोशन के वक्त तो उसको नेगेटिव समझते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट में होता है तो एडवाइजरी समझा जाता है। तो उसको पता ही नहीं होता कि मेरे खिलाफ कोई एडवर्स रिपोर्ट है। जी हाँ, तो ये अगर नेगेटिव है तो फिर तो कम्युनिकेट होता है, लेकिन एडवाइजरी है तो कम्युनिकेट नहीं होता। ये एडवाइजरी कम्युनिकेट होता है एज ए नेगेटिव और नेगेटिव कम्युनिकेट होता है एज ए एडवाइजरी। तो ये होता है। मेरे भाई साहब बताते हैं कि जमाने में जब ये मार्शल आर्ट नया गया और असेंबलियां सारी तोड़ दी गई, आपको याद होगा 50s में, जी जी, तो असेंबली जब सारी तोड़ दी गई तो सारा स्टाफ पूरा हो गया फायर। और जाहिर है कि असेंबली एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन तनख्वाहें मिली थी। तो कई साल हो गए, तो एक साहब ने कोई बाहर की फॉरेन पोस्टिंग का वक्त आया उनका और टर्की वर्की का, तो वो मेरिट क्लास में टॉप पे थे और तकरीबन 100% यकीन था कि इनका तो काम हो गया। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई तो वो ड्रॉप हो गए। तो उनको बड़ी तशवीशी अपने डिपार्टमेंट हेड से बात की कि मेरे पास ये इत्तला थी, मेरा नाम ड्रॉप हो गया, ये सारे लोग चले गए। तो कहा हाँ बात तो सही है। तो कह लिया, फिर मैंने उसको उन्होंने पता करवाया कि भाई इस बंदे में क्या प्रॉब्लम था, ऐसा ये बताइए, था क्या पता रहेगा। तो उन साहब ने बताया, उन साहब को बताया गया कि भाई ये जो आपका स्टाफ है इसके बारे में जब हमने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से इंक्वायरी की तो मालूम हुआ कि इसका जो रूस का फ्रेंडशिप हाउस है इस पर बहुत उठना पड़ना था। ये अक्सर में पाया था, तो याद मेरा मशकूक है ये।
तो अबू बता जब उनको बताया तो सर पकड़ के बैठ गए। कहने का हुआ ये था कि जब असेंबली फारिग हुई तो गवर्नमेंट की तरफ से सबकी ड्यूटीज लगा दी गई थी कि अब आप घर बैठे नहीं है, आप जगह जौसरी दसर बैठे, आप अमेरिकन सेंटर बैठे, आप बैठे और पूरा बना के दें। और कह रहे हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट के मौसम डिपार्टमेंट को लगा है कि इस दौरान में इनकी ड्यूटी लगी हुई थी। तो खैर कहेंगे फिर उनके जो बॉस ने क्या ये किया कि फिर उनको तलब डिपार्टमेंट को कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और नेगेटिव रिपोर्टिंग हो जाती है। तो मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट में फला फला लोग इतने ऐसे इनकी ड्यूटी फला पॉलिटिकल पार्टी लेंगे, लेकिन इनका शासन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो होता है बात। एक जमाने में ये बहुत था कि वो जो इंटेलिजेंस रिपोर्टें होती थी उसकी बुनियाद पे बड़े लोगों के प्रमोशन मारे जाते थे। हमारे जजों के भी एक दफा शुरू हो गया था कि जज की वैसे रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लेकिन इंटेलिजेंस जिसको हम फिदवी कहते थे, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो है वो उसने किसी महल्ले वाले से, किसी दुश्मन से, किसी से पूछे, वो नेगेटिव आ गई। तो उसके बाद फिर हमारे यहाँ बाकायदा एक जुडिशियल साइड पे ऑर्डर हुआ कि जुडिशियल ऑफिसर्स की कोई भी रिपोर्ट इंटेलिजेंस से ना ली जाए।